अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम इंशाअल्लाह लदीज़ फर्स्ट ईयर कॉमर्स मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट को डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में इससे रिलेटेड सवाल आ जाता है। तो पेपर के एतबार से आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत केयरफुली आप लोगों ने समझना है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल। दो तरीके से हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सवाल आता है, या तो मैट्रिक्स मेथड के जरिए या क्रैमर्स रूल के जरिए। सबसे पहले आज के लेक्चर में हम क्रैमर्स रूल को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इक्वेशंस को अरेंज करना है। अरेंज करने से क्या मुराद है कि हमारे पास पहले एक्स वाली टर्म नजर आनी चाहिए, फिर वाई वाली टर्म नजर आनी चाहिए, और दूसरी साइड पे कांस्टेंट नजर आना चाहिए। इसी तरीके से अगर तीन वेरिएबल्स हैं तो पहले एक्स वाली टर्म नजर आए, फिर वाई वाली टर्म नजर आए, फिर जेड वाली टर्म नजर आए, और दूसरी साइड पे जो है वो कांस्टेंट टर्म नजर आए। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ दो ही इक्वेशंस हैं और दो ही वेरिएबल्स हैं, यानी दो अननोन्स हैं, तो हमारे पास सबसे पहले क्या नजर आना चाहिए, एक्स, फिर वाई, और दूसरी साइड पे कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी अरेंज है, तो हमें इसको अरेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब पहला स्टेप हमारा ऑलरेडी हुआ है। सेकेंड स्टेप क्या है, अब इन दो इक्वेशंस की मदद से हम तीन डिफरेंट मैट्रिसेस बनाएंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, दूसरा बनाएंगे अननोन का, और तीसरा बनाएंगे कांस्टेंट। तो कोफिशिएंट क्या है ये बात समझ लें सबसे पहले। जैसे आपके पास लिखा हुआ है 2x², तो ये कहलाता है कोफिशिएंट। ठीक है, ये है बेस और ये है पावर। तो अब जब भी मैं कोफिशिएंट के हवाले से बात करूंगा तो इसका मतलब ये जो वेरिएबल के साथ चीज मल्टीप्लाई हो रही है ना, जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी बात हो रही है। अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हुआ हो, देखें तीन जगहों पे वन हमेशा मौजूद होता है, याद रखिएगा ये बात। सबसे पहली चीज, कोफिशिएंट में वन नजर आए या ना आए, कोफिशिएंट में वन होगा। दूसरी बात, पावर में वन होगा। तीसरी बात, डिनोमिनेटर में वन होगा। ये तीन जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे हर सूरत वन मौजूद होता है, बेशक नजर आए या ना आए। फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं। ये तो मैंने आपको बीच में एक बात आ गई थी तो वो बता दी। अब क्या है हमारे पास, अब इसको इन दो इक्वेशंस की मदद से हमने जो तीन मैट्रिसेस बनाने हैं वो कैसे बनेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इस x का कोफिशिएंट क्या है। क्या आपको यहाँ इस x के साथ कोई चीज लिखी हुई नजर आ रही है, कुछ मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है? अब बच्चे बोलते हैं सर कुछ नहीं है। तो जब कोफिशिएंट में कुछ ना हो तो इसका मतलब वहां क्या मौजूद है, वन मौजूद है। तो इसका मतलब इस x का कोफिशिएंट क्या हुआ, वन हो गया। सिमिलरली इस x का कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया। इस y का कोफिशिएंट क्या है, अब यहाँ पे गलती क्या होती है, बच्चे सिर्फ 4 लिख देते हैं। तो यहाँ 4 नहीं है, -4 है, तो माइनस लिखना भी जरूरी है, -4, और ये हमारे पास आ गया 2। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया। इसी तरह मैंने आपको बताया कि दूसरा मैट्रिक्स हम कौन सा बनाएंगे, अननोन, यानी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो अननोन क्या है हमारे पास, x और y। और तीसरा मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट का बनेगा, और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, जो राइट साइड में मौजूद है बगैर वेरिएबल के, 11 और 5। ये हमारे पास हमने तीन मैट्रिसेस बना लिए। पहला मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा अननोन, और तीसरा कांस्टेंट। इस पहले मैट्रिक्स को हम नाम देंगे डी का। क्यों? क्योंकि हमें बेसिकली क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। तो x हमारे पास क्या है, x का फॉर्मूला होता है, जब हम क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे तो x के लिए फॉर्मूला लगेगा डिटर्मिनेंट ऑफ dx अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ d। इसी तरीके से y के लिए फॉर्मूला लगेगा डिटर्मिनेंट ऑफ dy अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ d। अब इस पहले मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, हमने d का नाम दे दिया। अब x निकालने के लिए और y निकालने के लिए तीन चीजें चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ d, डिटर्मिनेंट ऑफ dx और डिटर्मिनेंट ऑफ dy। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ d निकाल लेंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ d निकालने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स d को डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना होगा, और डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने से मुराद आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्या होती है। तो 1 - 4 3 और 2, और 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है और दरम्यान में साइन माइनस का आ जाता है। तो 1 × 2 -4 × 3, तो 1 2 ज़ा 2, माइनस 10, 4 3 ज़ा 12। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ डी कितना आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ डी आ गया हमारे पास 14।
इसी तरह अब dx निकालेंगे। ये तो बहुत आसान सी चीज हो गई। dx और dy थोड़ा सा समझना है। अगर dx समझ में आ जाएगा तो dy अल्टीमेटली समझ में आ जाएगा। तो अब dx निकालते वक्त यहाँ क्या लिखा हुआ है, x। डिटर्मिनेंट ऑफ dx निकालते वक्त हम x के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट रखेंगे। क्या करेंगे, x के कोफिशिएंट, x से कोफिशिएंट से मुराद ये है, इसकी जगह कांस्टेंट रखेंगे, यानी ये रख देंगे। तो हमने इसकी जगह क्या रख देना है, 11 और 5। y के कोफिशिएंट इसके लिए एज इट इज रहेंगे, इसको हम नहीं छेड़ेंगे। तो ये अब हमारे पास, हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11 2 ज़ा 22 माइनस माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ dx आ गया 42। डिटर्मिनेंट ऑफ dx कितना आ गया, 42 आ गया। तीसरी चीज क्या निकालनी है, तीसरी चीज हमें चाहिए dy। जिस तरह dx निकालते वक्त x के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट रखा था, एग्जैक्टली उसी तरीके से dy निकालते वक्त y के कोफिशिएंट की जगह पे कांस्टेंट रखेंगे, x के कोफिशिएंट अपनी जगह एज इट इज रहेंगे। तो 1 और 3 अपनी जगह एज इट इज मौजूद रहा। -4 -2 की जगह क्या आ गया, 11 और 5। तो 11 और 5 आ गया y के कोफिशिएंट्स की जगह पे। तो अब हमने क्या करना है, 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, -11 को मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ। ये हो गया 5 -33 और ये हमारे पास आ गया -28। तो d भी, डिटर्मिनेंट ऑफ d भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ dx भी आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ dy भी आ गया। करना क्या है, असल चीज के ऊपर आते हैं। x निकालना था, x का फॉर्मूला था डिटर्मिनेंट ऑफ dx अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ d। डिटर्मिनेंट ऑफ dx की वैल्यू क्या आई है, 42 डिवाइडेड बाय 14। तो क्या ये एक टेबल में आते हैं। अब बड़ी वैल्यूज है तो सिंपल छोटे नंबर से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 7 ज़ा 14 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3 आ गई। इसी तरह y के लिए क्या करेंगे, y के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ dy अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ d। तो dy की वैल्यू क्या है, dy की वैल्यू -28 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ d यानी कि 14। तो ये हो गया हमारे पास -2। y की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो करना क्या था, इन दो इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल के जरिए सॉल्व करना था। क्रैमर्स रूल के जरिए जब हमने इनको सॉल्व किया तो x और y की वैल्यूज हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू आ गई -2। जल्दी से इसको रिपीट कर लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हमने किए। सबसे पहले हमने इक्वेशन को अरेंज किया, अगर से यहाँ पे नहीं किया लेकिन सबसे पहले स्टेप हमारे पास क्या होगा, इक्वेशंस को अरेंज करना होगा। अरेंज करने से क्या मुराद है कि x वाली टर्म सबसे पहले, y वाली टर्म उसके बाद, और फिर दूसरी साइड पे कांस्टेंट। अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले x फिर y फिर z और राइट साइड पे कांस्टेंट। सेकंड स्टेप, 3 मैट्रिसेस बनेंगे, पहला कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरा अननोन मैट्रिक्स, तीसरा कांस्टेंट मैट्रिक्स। फिर क्या करेंगे, फिर हम डिटर्मिनेंट ऑफ d निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ dx निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ dy निकालेंगे। अगर तीसरा भी हमारे पास वेरिएबल है तो डिटर्मिनेंट ऑफ dz भी निकालेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि दो ही चीजें थी, दो इक्वेशंस थी, दो वेरिएबल्स थे, तो dx और dy निकला। फिर हमने क्या किया, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, x इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ dx ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d। y के लिए क्या किया, डिटर्मिनेंट ऑफ dy ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ d। इन दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए हमने x और y की वैल्यूज निकाली। पेपर के एतबार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरीके से समझ लिएगा, कोई कंफ्यूजन हो पूछ लिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों, सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारी हर न्यू नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो इसके लिए आप क्या कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें और ऑल सेलेक्ट कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो कि पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो आप तक पहुँच सकें। अब कुछ बच्चे बाद में देख रहे होते हैं तो बाद में देखने का फायदा नहीं है, जैसे ही वीडियोस अपलोड हो वैसे ही देखा करें ताकि आपको वक्त पर चीजें मिल जाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।